So the next topic that we'll be studying is the negative regulators of the cell cycle, in which we have to study three proteins. First one, which is very important, called as the retinoblastoma protein, or we also call this protein as the RB protein. This protein is the main tumor suppressing protein. Tumor, it is a uncontrollable growth of the cell. So the cell should not become cancerous or tumorous. So to control that, this protein is helpful. Okay, the second protein that regulates the cell cycle by inhibiting the cell to proliferate is P53, and in connection to P53 there is another protein called as the P21 protein. सो ये तीन प्रोटीन्स जो होते हैं ये नेगेटिव रेगुलेटर्स होते हैं सेल साइकिल के, जो कि सेल साइकिल को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, एंड दिस अकर्स एट द G1 चेक पॉइंट. ठीक है, G1 चेक पॉइंट पे चल रहा है. नाउ जो P53 प्रोटीन्स हैं, नॉर्मल सेल डिवीजन जब होता है, नॉर्मल कंडीशन में जब सेल डिवीजन चल रहा होता है कंटिन्यूसली, तो P53 एक्सप्रेस नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसकी एक्सप्रेशन अगेन एक रेगुलेटरी जीन पे डिपेंड करती है. ठीक है, एक रेगुलेटर जीन होता है जिसका नाम है MDM2. ठीक है, ये जीन E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज एंजाइम बनाता है. ठीक है, और ये एंजाइम जो होता है, ये एंजाइम इनहिबिट करता है फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द P53. ठीक है, तो ये रेगुलेटरी जीन के कंट्रोल में होता है. तो जब नॉर्मल CD या सेल डिवीजन होता है तो P53 एक्सप्रेस नहीं हो रहा था. लेकिन ऐसे केसेस में जहाँ पे DNA डैमेज होता है या कोई पार्ट रिपेयर करना होता है ना, जो आगे सेल डिवीजन में नहीं चाहिए सेल को, एट दैट टाइम P53 जो है वो एक्टिवेट होता है. अब इसकी एक्टिवेशन के लिए भी देर आर सर्टेन एक्सेसरी प्रोटीन्स विच एक्चुअली इनिशिएट इट्स एक्टिवेशन. ठीक है, ये जो एक्सेसरी जीन्स हैं, ये जो होते हैं, इनका एग्जाम्पल है जैसे है ATM या ATR. ये ऐसे प्रोटीन्स हैं. ठीक है, एक्सेसरी जीन ऐसे प्रोटीन, ये प्रोटीन्स बनाती हैं. ये एक्चुअली में क्या करते हैं, DNA की प्रूफ रीडिंग करते हैं. ठीक है, प्रूफ रीडिंग आपने DNA रिप्लिकेशन में देखा होगा कि प्रूफ रीडिंग में DNA को पूरा एक बार रिप्लिकेट होने लगता है तो पूरे DNA को चेक किया जाता है कि कहीं पे गलत ये जो है आपका ATCG रेशियो जो है वो तो नहीं हो गया है, गलत न्यूक्लियोटाइड तो नहीं आ गए हैं, या कहीं पे डैमेज तो नहीं है DNA, है ना. ये सारी प्रूफ रीडिंग करते हैं ये दोनों, ATM एंड ATR. ठीक है, डैमेज, सो दे प्रूफ रीड फॉर एनी डैमेज लाइक जो DNA में है, या मिसमैच. ठीक है, मिसमैच अगर न्यूक्लियोटाइड का हो रहा है कहीं पे, तब ये एक तरह के क्या है, काइनेजेस हैं. ये एक तरह के काइनेज एंजाइम है. ठीक है, अब ये अगर इस तरह की कोई चीज़ देखते हैं, ओहो कि यहाँ पे जो DNA है, यहाँ पे जो है कोई मिसमैच है, तो ये क्या करते हैं, दे एक्टिवेट द P53. इसको एक्टिवेशन इसको ये एक्टिवेट कर देते हैं, P53 को ये एक्टिवेट कर देते हैं. ठीक है, राइट.
अब जब P53 एक्टिवेट हो गया, राइट, तो P53 आगे का काम ये करता है। P53 जो है जाता है डैमेज डीएनए के पास, ठीक है। पहला जो है इट रीचेज आउट द डैमेज्ड पोर्शन ऑफ द डीएनए, ठीक है। और अगर डैमेज या अनरिपेयर्ड जो अनपेयर्ड डीएनए है, ठीक है, ये जो मिसमैच्ड या अनपेयर्ड डीएनए है, यहाँ पे ये जाकर जाता है आफ्टर एक्टिवेशन, राइट। फिर इसके बाद दूसरा क्या करता है ये कि ये जब ये देख लेता है कि डैमेज है तो इसका नेक्स्ट स्टेप यहाँ से आ जाता है कि ये क्या करता है, ये रिक्रूट करता है कुछ और एंजाइम्स को, ठीक है, कुछ और इनफैक्ट जीन्स को जो एंजाइम बनाते हैं, ठीक है, जो एंजाइम्स बनाते हैं फॉर व्हाट, फॉर द डीएनए रिपेयर, ठीक है, उनको ये एक्टिवेट करता है कि ठीक है डीएनए को रिपेयर करो, राइट। और क्या बोलते हैं, इस वक्त ऐसा होता है कि जब डीएनए रिपेयर हो रहा होता है तो उस वक्त सेल जो डिवीज़न होता है या सेल साइकिल जो होती है वो हॉल्ट पे चली जाती है, ठीक है। अब हॉल्ट पे जब जा रही है तो उसके लिए भी कुछ सिग्नल चाहिए होता है ना। तो देखो यहाँ पे दो काम हो सकते हैं, डीएनए या तो रिपेयर होता है या दूसरी कंडीशन हो सकती है कि डीएनए ऐसी कंडीशन में ख़राब हुआ है कि डीएनए रिपेयर नहीं हो सकता है, नॉट रिपेयर्ड। दोनों कंडीशंस हो सकती हैं ना। ये जाके इंस्पेक्ट करता है पहले, राइट, ये जो है डैमेज डीएनए को इंस्पेक्ट करेगा जाके पहले, और जो अनपेयर डीएनए है फिर वो कुछ जीन रिपेयर करेगा अगर वो रिपेयरेबल है तो। लेकिन अगर वो डीएनए रिपेयरेबल नहीं है तब क्या होता है कि तब जो सेल है उसको कुछ सिग्नल जाते हैं और सेल जो होता है वो एपोप्टोसिस या सेल डेथ जिसको कहते हैं उसमें चला जाता है, ठीक है। इसका एक अच्छा एग्जांपल है एपोप्टोसिस वाला, जो बच्चा जो है कोई वो आगे इसको बताएगा। सो एक एग्जांपल, एक जीन है जैसे बैक्स जीन होता है, BAX, है ना। बैक्स जीन माइटोकॉन्ड्रिया में जो काम होता है एनर्जी का, उसमें जाकर के ये क्या करता है, इससे साइटोक्रोम C जो है ये बाहर निकाल लेता है ये जीन, ठीक है। इसको सिक्रीट किया जाता है इस जीन को। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम C निकाल लेता है जो कि अटैच करता है एक और कंपोनेंट से जिसको हम APAF1 कहते हैं, जो कि एक और एंजाइम जिसको कैस्पेज बोला जाता है, ठीक है, कैस्पेज। ये एंजाइम होता है जो कि अल्टीमेटली सेल को डिग्रेड कर देता है और पहले ये माइटोकॉन्ड्रिया डिग्रेड हो जाएगा, फिर उसके बाद सेल चला जाएगा, उनकी एनर्जी नहीं होगी। तो इस तरह से फिर ये क्या होता है जब डीएनए रिपेयर नहीं होना होता है तब। अच्छा, जब डीएनए इस कंडीशन में है कि वो रिपेयर हो सकता है, ठीक है, रिपेयरेबल कंडीशन में जब डीएनए जो है चला जाता है तब उस वक्त क्या होता है। सो यहाँ पे रिपेयर कंडीशन में क्या होता है कि P53 की जो लेवल है, जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसके बढ़े हुए अमाउंट से क्या होता है, सेल जो होता है वो यूजुअली स्ट्रेस में चला जाता है और उस वक्त वो हॉल्टेड कंडीशन में रहता है। सो व्हेन इट इंक्रीज एंड एक्टिवेट अनदर प्रोटीन जिसका मैंने पहले ऊपर बताया था P21. So P21 in the presence of increased amount of P53 will help in halting the cell cycle, ठीक है। एंड हाउ इट halts, ऐसा नहीं है कि जा कर के हाँ बोल दिया रुक जाओ, ठीक है। व्हाट इट डज, दिस P21 प्रोटीन, दिस बाइंड्स विद द CDK कॉम्प्लेक्स। इफ़ यू रिमेंबर CDK कॉम्प्लेक्स क्या है, हमारे जो काइनेसेस हैं, ठीक है, जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस हैं जो कि एक्चुअली सेल डिवीज़न करवा रहे होते हैं।
तो उनमें जाके बाइंड हो जाता है और इसकी एक्टिविटी जो होती है वो बंद हो जाती है। ठीक है, इसको डीएक्टिवेट कर देता है ये CDK कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, अब CDK कॉम्प्लेक्स जो है आपको मालूम है C1 में कौन से CDK कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, G1 साइक्लिन में हमारे जो होते हैं साइक्लिन D, ये साइक्लिन D है। ठीक है, और CDK जो है वो है 4 और 6। तो इन दोनों का जो कॉम्प्लेक्स बना होता है इनमें जाकर के ये अटैच हो जाता है P21। तो उसकी अटैचमेंट की वजह से क्या होता है कि ये डीएक्टिवेट होता है कुछ टाइम के लिए। जब तक ये अटैच रहता है जो सेल है वो हॉल्टेड कंडीशन में या होल्ड कंडीशन पे रह सकती है जब तक वो टाइम मिल जाता है सेल को। ठीक है, सो टाइम जो है वो मिल जाता है फॉर व्हाट, फॉर द रिपेयर। ठीक है, रिपेयर सेल की जब तक चल रही होती है ये बंधा हुआ रहता है। एज सुन एज रिपेयर इज़ कम्प्लीटेड तो ये बाइंडिंग जो होती है ये चली जाती है ना, और अपना ये सेल डिवीजन जो है वो शुरू हो जाता है। सो ये P53 और P51 का G1 चेक पॉइंट पे हमारा प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, अब यहीं पे हमारा जो है ये चीज़ हमारी आगे सिंथेसिस फेज़ में भी चलती है। ठीक है, तो सिंथेसिस फेज़ में जो होता है, अगर आपको ध्यान होगा मैंने आपको जो टेबल बताया था, ठीक है, टेबल में G1 साइक्लिन का एक फेज़ था, दूसरा G1 एंड सिंथेसिस है ना, ये साइक्लिन थी। इसमें हमारी E साइक्लिन है और जो CDK है वो 2 CDK है। ठीक है, CDK 2 एंड E साइक्लिन ये कॉम्प्लेक्स होता है, राइट। तो सिंथेसिस के वक्त जैसे सपोज G1 का फेज से आगे चला गया, फिर सिंथेसिस हुआ DNA का, तो वहाँ पे भी सिंथेसाइज कई बार नहीं होता है ठीक से, तो उस स्टेज पे भी ये जो हैं दो CDK कॉम्प्लेक्स जो हैं एक्टिवेट होते हैं। और अगेन ये जो है DNA अगर सही नहीं है तो वहीं पे हॉल्ट कर देते हैं साइकिल को और रिपेयर चलती है। अगर वो इस कंडीशन नहीं होता है कि प्रॉपर से आगे चल सके तो सेल डिवीजन जो है वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है और अब अपटोसिस हो जाता है ना। तो हर एक फेज़ के साइक्लिन जो है मैंने जो पीछे टेबल में बताए थे आपको वो इस तरीके से चलते हैं। सिंथेसिस साइक्लिन में A और 2 चलेगा, फिर माइटोटिक साइक्लिन जो है उसमें B और 1 चलेगा। तो हर एक उसके अंदर जो है ये पूरी चेकिंग होती रहती है। ठीक है, एक और नेगेटिव जो है रेगुलेटरी प्रोटीन है जिसकी बात मैंने पहले की थी आपसे। ठीक है, तो वो रेगुलेटरी प्रोटीन देखिए वो है आपका RB प्रोटीन। ठीक है, RB प्रोटीन या रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन या ट्यूमर सप्रेसिंग, एज द नेम सजेस्ट ट्यूमर सप्रेसिंग, यानी कि सेल की ओवर ग्रोथ को ये स्टॉप करता है। तो ये किस तरीके से करता है, देखो ये जो RB प्रोटीन होता है ये दो कंडीशन में सेल में रह सकता है। ठीक है, एक होता है एक्टिव कंडीशन में, एक्टिव स्टेट में, एक होता है इनएक्टिव स्टेट में। ठीक है, दो कंडीशन में रहता है। और किस वक्त रहता है, देखिए यहाँ पे ज़रा ऑपोजिट चलता है। यूजुअली जब फॉस्फोरिलेट होता है प्रोटीन तब वो एक्टिवेट होता है, जैसे CDK है हमारे। लेकिन RB प्रोटीन जो होता है इसकी एक्टिव स्टेट कब आती है, जब ये डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में होता है, यानी कि जब इसके अंदर फॉस्फेट नहीं अटैच होता है। डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में ये एक्टिव होता है और इस स्टेज में ये क्या करता है, इट बाइंड्स टू ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक है, इट बाइंड्स टू अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर which is called as the E2F। अगर आपको याद होगा ट्रांसक्रिप्शन E2F इलॉन्गेशन फैक्टर होता है बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस में आपने पढ़ा होगा, राइट। तो और DNA उसमें mRNA जब बनता है सो ये एक इलॉन्गेशन फैक्टर रहता है ना। तो ये क्या करता है, जब E2F से बाइंड करता है तो ये जो जीन्स होते हैं ट्रांसक्रिप्शन जीन्स, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन जीन्स होता है नेसेसरी विच आर नेसेसरी फॉर रिप्लिकेशन।
ठीक है, रिप्लिकेशन इन G1S फेज। तो वहाँ पे ये बाइंड करके रखता है इस वाले इसको इलोंगेशन फैक्टर को E2F को, जिसकी वजह से सेल जो होता है वो डिवाइड नहीं करता है, सेल डिवाइड नहीं करता है। सो आपका ये आरबी प्रोटीन एक्टिव स्टेट में डीफॉस्फोरिलेटेड होता है और बाइंड करता है E2F से, जो कि एक ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है, और वो जीन को आगे ट्रांसक्राइब नहीं होने देता है, जिससे रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो है G1S फेज पे रुकी होती है। ठीक है। अच्छा, दूसरी केस में जब ये इनएक्टिव रहता है, तो इनएक्टिव फॉर्म में क्या होता है कि जब एक्चुअली सेल डिवीजन के लिए तैयार हो रहा होता है तो सेल का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होने लगता है ना। तो जब सेल साइकिल इंक्रीज़ होता है तो सेल को पता है कि सेल अब जो है डिवीजन के कंडीशन में जा रहा है, तो उस वक्त क्या होता है कि ये जो है आरबी प्रोटीन, ठीक है, आरबी प्रोटीन जो है इसको फॉस्फोराइलेट कर दिया जाता है, यानी ये एक फॉस्फेट से अटैच हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे सेल इंक्रीज करता है इसकी फॉस्फोरिलेशन जो है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, ये जो है फॉस्फोरिलेशन जो है इसकी ये इंक्रीज हो रही है, इट इंक्रीजेस फॉस्फोरिलेशन। दिस इंक्रीज्ड फॉस्फोरिलेशन लीड टू द इनएक्टिवेशन ऑफ द आरबी प्रोटीन। ठीक है, अब ये इनएक्टिव हो गया आरबी प्रोटीन, तो ये क्या करेगा, इट विल रिलीज या डिसोसिएट फ्रॉम द E2F ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है E2F, इससे ये छूट जाएगा और ये रिलीज़ हो जाएगा। तो ये जब रिलीज़ हो जाएगा तो इट विल इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन करना जो है शुरू कर देगा उन जीन्स की जो कि डीएनए रिप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, और सेल साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहती है आगे। सो इस तरीके से ये जो आरबी प्रोटीन है ये रेगुलेट करता है। ये नेगेटिव रेगुलेशन के अंडर आता है कि नॉर्मल कंडीशन में सेल को जब डिवाइड नहीं करना होता है तो उस वक्त ये E2F से जुड़ा होता है और सेल साइकिल को रोक के रखता है। ठीक है, तो ये आपका आरबी प्रोटीन आ गया। एक मैंने सेल साइकिल में मैंने एक G0 फेज़ की बात की थी। तो G0 फेज़ आपने आई थिंक पहले पढ़ा है बीएससी में। ये ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे सेल जो है वो आगे फर्दर डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, कोई डिवीजन नहीं होता है इसके अंदर, मैच्योर हो जाते हैं ऐसे सेल। अगर हम एनिमल्स में देखें तो हमारे हार्ट सेल्स जो हैं, हमारे जो न्यूरॉन्स हैं दिमाग में, वो एक बार बढ़ने के बाद दोबारा डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, और सिर्फ अपना काम करते हैं। आपके प्लांट्स में देख लीजिए, आपके जो भी परमानेंट सेकेंडरी टिश्यू हैं, जैसे जाइलम हो गया या फ्लोएम हो गया, है ना, या स्क्लेरेनकाइमा हो गया, तो ऐसे जो परमानेंट सेल्स होते हैं डिवीजन के बाद जो होते हैं वो G0 फेज़ पे चले जाते हैं, राइट। बट अगेन प्लांट में हमने देखा है कि देर आर सर्टेन सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द कैम्बियम रीजन। ठीक है, जो कैम्बियम रीजन होता है कॉर्टेक्स में, राइट, या फिर जो कैम्बियम रीजन होता है इंटरफेसिकुलर एंड फेसिकुलर कैम्बियम इनसाइड द स्टील, दे G0 फेज में रहते हैं एंड दे रीगेन द एक्टिविटी ऑफ द डिवीजन। तो ये वापस G0 से G1 में आ जाता है। ठीक है, तो G0 फेज पे जाने को हम बोलते हैं डी डिफ्रेंसिएशन, और जब ये G0 से दोबारा G1 में आता है तो उसको बोलते हैं रीडिफ्रेंसिएशन। ठीक है, ये कुछ एक टर्म्स हैं जो थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए और G0 फेज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट दी नेगेटिव रेगुलेटर्स। सो आपने ये पूरा चैप्टर जो है 3 इसमें मैंने डिवाइड किया था। ठीक है, तो आपका पहले मैकेनिज़्म देख लिया आपने कि चेक पॉइंट्स क्या क्या होते हैं माइटोसिस इंटरफेस के बीच में, फिर पॉजिटिव सिग्नल, फिर नेगेटिव सिग्नल, है ना, और टाइमिंग्स जो है किस किस दौरान होती है। फिर नेक्स्ट में हमने सेल रेगुलेशन पढ़ा है, पॉजिटिव सिग्नल्स पढ़े हैं, फिर हमारे नेगेटिव सिग्नल्स हैं, और जो चेक पॉइंट्स हैं वो G1, G2 और M पॉइंट्स पे ये आपको मैंने बताया है। ठीक है,
सो एक एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो है साइक्लोम, ये भी आपको मैंने सेकंड लेक्चर में कंप्लीट किया है. तो दिस विल आई थिंक सफाइज फॉर दिस चैप्टर. आई होप कि आप इनको देख करके नोट्स वगैरह जो है बना ले. मेरे पास कुछ रिटन मटेरियल भी है, आप इनको देख के, या कई सारे और वीडियोस हैं जो अगर मेरे पास हैं तो मैं शेयर करूँगी, उसको देख करके आप अपने नोट्स जो है बना के रख सकते हैं. और जो वैशाली ने जो नोट्स दिए हैं वो भी ठीक है ना. तो जहाँ से भी आपको जैसे भी जिस तरीके से समझ में आ रहा है, प्लीज़ कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम, ताकि जो है आपके पास नोट्स एग्ज़ाम के लिए बने रहें. ओके, सो थैंक यू वेरी मच.